और आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है जिसका कोड है 102। इसमें हम देखते हैं टोटल 8 यूनिट है 102 विषय कोड में, जिसमें से आपका मिड टर्म एग्जाम है तो कम से कम आपको 4 यूनिट जरूर ही तैयार करके जाना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिसमें से पहला यूनिट जो है मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 4 यूनिट हैं, ठीक है, लेकिन जो पहला यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और इसके राजनीतिक रुझान क्या थे या इसके कारण क्या थे। तो हम इसमें पहला यूनिट पे एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे अगर इस यूनिट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म पूछे, उसका विकास पूछे, रुझान पूछे, उसका कारण पूछे, कुछ भी पूछे, तो हम एक 3 पेज का कंटेंट देखेंगे, आप वैसा आंसर लिख सकते हैं। तो हम आज पहले यूनिट को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखते हैं। देखिए, हम यहाँ देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका उदय, उसका रुझान, उदय के कारण या विकास, कुछ भी पूछेगा तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है राष्ट्र का या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन। यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा राष्ट्रहित में संचालित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाम देशों या उपनिवेशों के निवासियों द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष है। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन है। जो गुलाम देशों द्वारा चलाया जाता है वही क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन है। फिर हम देखते हैं इसी आधार पर भारत में भारतवासियों द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। पृष्ठभूमि को आप विकास या उसका रुझान कुछ भी आए तो लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे हुआ। 16वीं सदी के विश्व इतिहास में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरम बिंदु पर था, अर्थात भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की इस आर्थिक संपन्नता से संपूर्ण विश्व प्रभावित था। इसी आर्थिक संपन्नता की चकाचौंध से प्रभावित होकर अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों ने जल्दी ही पुर्तगाली, डच तथा फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच, डच और पुर्तगाली कंपनियों को जो है पराजित कर दिया और भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात देश की राजनीतिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर वे शासक बन बैठे। अंग्रेज शासकों ने हर प्रकार से भारत का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने न केवल राजनीतिक आर्थिक शोषण किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक शोषण भी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं 19वीं सदी में क्या हुआ। 19वीं सदी में भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे राष्ट्रीय जागरण का काल कहा जाता है। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के संपर्क, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तथा अंग्रेजी शासन की दमनकारी और शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण की भावना को जन्म दिया। राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप भारतीयों ने पहली बार 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सशक्त क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। अब इससे क्या हुआ? इतनी निर्ममता से अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचला, इससे क्या हुआ? भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति अधिक कटुता और घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारियां सुलगती रहीं 1857 की क्रांति के बाद, जिसने 1885 में एक संगठित रूप लिया और इसी का नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में। इसका जन्म हुआ, फिर जिसकी अंतिम परिणति स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुई। अब हम हेडिंग के रूप में देख लेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके उदय के कारणों की विवेचना जो है निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने हर प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण किया। यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ से वो बनी बनाई वस्तुएं ले आते थे, मशीन से बनी हुई, जो कि यहाँ पे बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। और इससे क्या हुआ? रोजगार भी छिन गया आम आदमी का, और भी कई तरीके से उन्होंने जो है उनकी आर्थिक नीतियाँ ऐसी थी कि बहुत शोषण हुआ, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन वगैरह उन्होंने लगाए यहाँ पे।
दूसरा ये था राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में 1857 की क्रांति और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ। 1857 की क्रांति जो हुई उसको इतनी निर्ममता पूर्वक अंग्रेजों ने कुचला, दमन किया कि इससे क्या हुआ कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में आने की अनुमति दे दी। इससे क्या हुआ कि वो धर्म परिवर्तन कराते थे, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, हमारे अंधविश्वासों का मजाक उड़ाते थे। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी क्या हुआ कि भारतीयों के मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा। उसी समय 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भी हो रहे थे, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी। राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती, ये सब जब आए तो इन्होंने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण पे बल दिया और इन्होंने भी एक तरीके से स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना में जो है वृद्धि की। फिर देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव। जो भी जैसे मैकाले की जो शिक्षा नीति आई उसमें अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया, पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया, भारतीय शिक्षा को हीन भावना से देखा गया। अब इससे क्या हुआ कि जिन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ने लगे। इससे वो देखे कि दूसरे देशों में कितनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के महत्व को समझिए। अन्य देशों की सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा कि वहाँ के लोग कितने स्वतंत्र हैं। तो ये सब चीज़ों ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। फिर भारतीयों को भारत के गौरवपूर्ण अतीत का भी ज्ञान हुआ। जब शिक्षा की अलग जगी, जब लोग विदेशों में भी जाके शिक्षा प्राप्त करने लगे, क्योंकि आवागमन के साधन बन गए, रेल आ गया, ठीक है, ट्रेन आ गया। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को जब ये शिक्षित हुए, उच्च शिक्षित हुए, तो अपने गौरवपूर्ण अतीत का ज्ञान हुआ। तो इनके मन में फिर से राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जागृत हो गई। संचार के साधनों और आवागमन के साधनों का विकास, समाचार पत्र वगैरह भी प्रकाशित होने लगे, जिससे ये दूसरे देशों के बारे में खबरें पढ़ते और अपने अधिकारों के बारे में सचेत होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में हेल्प किया। फिर लॉर्ड लिटन जो आया ना, उसकी नीतियाँ इतनी दमनकारी थी कि लोग जो है अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गए। फिर से जो भी सरकारी नौकरियां होती थी, जो प्रशासनिक पद होते थे, उसमें भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उनको उच्च पदों पे जो है नहीं भेजा जाता था। इसी प्रकार एक एल्बर्ट बिल भी आया जिसमें कि भारतीय जो भी न्यायाधीश थे उन्हें अंग्रेजों को सजा देने का अधिकार नहीं था। तो ये सब भेदभाव की नीतियों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को जगाया। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक एकता ने समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में भी मतलब बांध दिया या पिरो दिया, क्योंकि जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों की संपूर्ण भारत में एक थी और वो शोषणकारी थी। इससे क्या हुआ कि संपूर्ण भारत एक एकता के सूत्र में बंध गया, और जब सभी के कष्ट एक थे, सभी का शोषण अंग्रेज कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, भारतीयों में एक तरीके की एकता हो गई, क्योंकि सभी की तकलीफें एक थी, सभी का शोषण हो रहा था। इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने आप जानते हैं कि अंत तक जो है स्वतंत्रता प्राप्ति तक उसने कितनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो है अपने उदारवादी काल में, फिर अपने उग्रवादी काल में। ठीक है, तो कांग्रेस की तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है ही हर प्रकार से राष्ट्रीय भावना को जगाने में। वहीं विदेशी आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा कि विदेशी राष्ट्र भी स्वतंत्र हो रहे थे, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास भी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इससे कुल मिला के क्या हुआ कि भारतीयों के मन में भी स्वतंत्र होने की जो इच्छा है, उत्कंठा है, वो और तीव्र हुई और इनकी राष्ट्रीय भावना को जो है बल मिला। और बीच में और भी घटनाएं हुई, अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया, फूट डालो राजे करो की नीति अपनाई। इन सब चीज़ों को जो भारतीय शिक्षित थे वो समझने लगे, उनकी शोषणकारी नीतियों को। जो शिक्षित हो रहे थे उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें नौकरी में भेदभाव उनसे किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार ये टॉपिक इतना पढ़ने के बाद और फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आना बिल्कुल अपरिहार्य है। तो फिर इस टॉपिक पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म पूछे, विकास पूछे, उसके कारण पूछे, तो आप इन बातों को, मिली जुली बातों को लिख सकते हैं और आपका एक यूनिट इस तरीके से तैयार हो जाता है। बाकी आप मिड टर्म एग्जाम के लिए 4 यूनिट जरूर पढ़ के जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।